Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss our lecture number 13. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्टाल्स में क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल के फार्मूलाज फॉर अनग्रुप डेटा देखे थे, तो आज उनकी ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ज़रा एक कम्बिनेशन सीखा था, उसको भी ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि जो Q2 होता है वो हमारे पास D5 ही होता है और हमारे पास ये P50 ही होता है, और ये तीनों के तीनों हमारे मीडियन होते हैं। यानी कि अगर वो Q2 कहना चाहे कि फाइंड कर दो, इसका मतलब मीडियन ही फाइंड करना है। D5 कह दे तो भी मीडियन ही फाइंड कर दो, P50 कह दे तो भी मीडियन ही फाइंड कर दो। फिर हमने एक और देखा था कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमने कहा था कि जो Q1 होता है वो हमारे पास P25 होता है, और इसको ज़रा करेक्ट, इस वाले को करेक्ट कर लीजिएगा ज़रा। जो Q3 होता है ये P75 के इक्वल होता है। लास्ट वीडियो में आई थिंक सो वो नॉट इक्वल ज़रा क्या दिया था, इसको देख लीजिएगा। और ये कैसे इक्वल होते हैं, क्योंकि Q3 का फॉर्मूला होता है 3 इधर आ गया n+1/4, P75 में 75 इधर आता है, n+1/100 आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इनकी कटिंग करें तो 3/4 ही हमारे पास रिमेनिंग बचता है। तो अगर हम 5 से कटिंग करते हैं, ठीक है, 5 1 5 25, 5 20, फिर 5 3 5 4, तो 3n+1/4। तो देखें दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं ज़रा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ज़रा। ज़रा कैलकुलेशंस कर लेते हैं अब। एक रॉ डेटा ज़रा ले लेते हैं। ये हमारे पास, ठीक है, एक डेटा। एग्जामिनर ने कहा फाइंड द फॉलोइंग। सब तो कैलकुलेट नहीं करवाएगा क्योंकि हम तो अभी सीख रहे हैं, इसलिए हम सारी कैलकुलेशन ज़रा कर लेंगे। उसने कहा Q1 फाइंड कर दो, फिर उसने कहा मीडियन फाइंड कर दो, फिर उसने कहा अपर क्वार्टाइल ये फाइंड कर दो। ठीक है, और फिर उसने कहा कि D6 फाइंड कर दो, फिर उसने कहा कि D8 फाइंड कर दो, 6 हो गया 5। उसके बाद 6 नंबर पे उसने कहा कि P ज़रा सॉल्व कर दो, हमें 25 सॉल्व कर दो, और उसके बाद उसने कहा कि P10 सॉल्व कर दो। ठीक है, और 8 में उसने कहा कि P90 सॉल्व कर दो। अब हम सारी कैलकुलेशन इस एक रॉ डेटा से सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो हमें पता अनग्रुप डेटा है और फ्रैक्टल जो मीडियन की ही फैमिली है, तो सबसे पहले मुझे अपने इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो अब ज़रा ध्यान वाला काम है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले हमें। तो 2 आ गया सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 आ रहा, 2 के बाद हमने 3 लिख दिया। 4 कहीं पर नहीं आ रहा, 5 आ रहा है,
तो हमने 5 लिख दिया। और हमें अगर कहीं 6 नज़र आ रहा हो और 7 नज़र आ रहा है, 7 आ गया। और 8 अगर कहीं नज़र आ रहा हो, 1 और 2, 8 2 हैं, 8 और 8 आ गया। कहीं पर 9 नज़र आ रहा हो, नहीं नज़र आ रहा। 10 नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है। 11 नहीं है, 12 है और 2 13 है। 12 और 2 13 है। फिर 14 15 17, 14 15 और 17, फिर 19 और 20, 19 और 20। ज़रा काउंट करते हैं कितने हैं हमारी वैल्यूज और उनकी वैल्यूज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 वैल्यूज हम भी पूरी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हमारे पास टोटल n 15। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। लो जी, अब काम आसान, अब मिनट में बस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अपने उस Q1 को। तो Q1 के लिए फॉर्मूला 1 n + 1 बाय फोर्थ वैल्यू। यहां से आपको पता है सिर्फ पोजीशन आती है, ठीक है। अच्छा जी, n कितना आपका 15, तो यहां पर आ जाएगा 15 + 1 डिवाइड बाय 4। तो 16 डिवाइड बाय 4 किया तो आपके पास आ गई फोर्थ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब फोर्थ वैल्यू को आपने देखना अपने ओरिजिनल डाटा में, तो जहां पर फोर्थ वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो फोर्थ वैल्यू देखिए कहाँ आ रही है, 1 2 3 4, तो ये आपकी आ रही है फोर्थ वैल्यू। इसका मतलब Q1 का आंसर क्या है, 7। तो 7 आपका क्या है, लोअर क्वार्टाइल। ठीक हो गया। इस तरह उसने कहा मीडियन फाइंड करो, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है n + 1 बाय ट्वेल्थ वैल्यू। n कितना 15, तो 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाय 2 एट्थ वैल्यू। एट्थ वैल्यू कौन सी, 4 5 6 7 8, तो एट्थ वैल्यू कौन सी बनती है आपके पास, ये वाली, ठीक है जी। तो 8 वैल्यू 12 है, तो ये मीडियन आपके पास 12 आ गया। सही हो गया जी। इस तरह थर्ड में Q3 है, Q3 देख लेते हैं। 3 इधर आ गया, n + 1 बाय 4 इधर आ गया, तो 3 इधर, n 15 है, तो ये आ जाएगा 3 15 + 1 16 डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। तो 4 1 ज़ार, 4 4 ज़ार और 4 3 ज़ार, 12th वैल्यू। अब ढूंढें 12th वैल्यू कौन सी, 8 9 10 11 12, दिस इज योर 12th वैल्यू। तो 12th वैल्यू में आंसर 15 है, तो 15 आपका क्या आ गया, Q3 आ गया। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं हो रहा। इस तरह D6 देखते हैं। अब D6 यहाँ पे 6 आ गया, n + 1 बाय, अब डिसाइल आ गया तो यहाँ पे 10 आ गया, तो 10th यहाँ पर हमने लिख दिया, 6 इधर आ गया, n कितना था 15, तो 15 + 1 16 डिवाइड बाय 10 कर दिया, ठीक है जी। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 9.6 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो आंसर आता है 9.6 वैल्यू। बस अब यहाँ पे रुक जाएं जरा, 9.6 वैल्यू। ये जो 9.6 वैल्यू ना, अब ये कहीं पर नजर नहीं आ रही, 8 के बाद 9 आ रही है, 9.6 नहीं आ रही। अच्छा, अगर 9.5 होता है यहाँ पर तो मैं 9 और 10 का एवरेज ले लेता, क्योंकि 9.6 आ गया। अब क्या करना है, मुझे इस 9.6 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेंड करेंगे, लेट्स सी। यहाँ से 9th वैल्यू आ गई, जो कि आपको मीडियम में मैंने सिखाया भी था एक्सपेंड करना है इसको। यहाँ से 9th वैल्यू आ गई, प्लस यहाँ से डेसिमल पार्ट आ गया प्लस 0.6, फिर 9.6 किसके दरमियान में आ रहा है,
10th और 9th वैल्यू के दरमियान में आ रहा है, ठीक है जी। तो 9 वैल्यू कौन सी आपकी? 9th वैल्यू, तो ये 9th वैल्यू आपकी 13, तो यहां से आगे 9th वैल्यू की जगह लिख दिया हमने 13 प्लस 0.6 और 10th माइनस 9, 10th वैल्यू कौन सी है? ये 10th वैल्यू है, तो 10th माइनस 9 क्या? 13 माइनस 13 ही हो गया ये, तो 13 माइनस 13 हो गया तो 0, सारा 0, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 13। तो D6 हमारा क्या है? 13। फिर D8 है, तो D8 देख लेते हैं अब जरा। D8 में यहाँ पर 8 आ जाएगा, n+1/10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, n 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। $12.8 इसका आंसर आता है 12.8। अब 12.8 तो आ गया, अब इसको दोबारा एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से 12 आ गई प्लस 0.8 आ गया, और 12.8 के दरमियान आता है 13 और 12 के दरमियान, तो 13th माइनस 12th वैल्यू। व्हाट इज योर 12th वैल्यू? 15, यहाँ पर आ गया 15, तो आ गया 12 की जगह आ गया 15 प्लस 0.8, 13 12, तो ये 12 या 13 है, तो 13 कितना? 17, और 12 कितना? 15, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 माइनस 15, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ और ऐड कर देंगे उसमें 15, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 16.6। तो ये हमारे पास आ गया D8 आ गया, ठीक है जी। इस तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। P25 हमें पता है P25 तो हमारा Q1 ही होता है, P25 तो Q1 है, तो Q1 कितना? 7, तो हमने कहा इसका आंसर 7 ही आ गया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी समहाउ अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखते हैं P25 7 आता है या नहीं आता। 25 16/100, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा मेरे ख्याल से, आंसर 4 आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला 4 आया जो Q1 का 4 आया था, और 4th पर आंसर क्या है? 7, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 7, ठीक है जी। और फिर क्या रह गया? P10 रह गया, 10 यहाँ पर आ गया, और n+1 100 आ गया, तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ से, ये 0 0 से कट गया, आंसर आ गया 1.6 वैल्यू आ गई, 1.6 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 1.6 वैल्यू को देखने के लिए इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू प्लस 0.6 और 1.6 सेकंड और फर्स्ट के दरमियान में होती है, ठीक है जी। 1.6 सेकंड और फर्स्ट के दरमियान में होती है, तो व्हाट इज योर फर्स्ट वैल्यू? फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो देखें ये 2 हमारी फर्स्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, यहाँ से देगा 0.6। सेकंड वैल्यू कितने देखें? 3 है, फर्स्ट वैल्यू 2, तो 3 - 2 1, 1 × 0.6, तो 2 + 0.6 आंसर इज 2.6। ये हमारे पास आ गया P10 का आंसर। अब लास्ट में रह गया हमारा P90, तो P90 के लिए यहाँ पे 90 आ गया, और 16/100th वैल्यू है, ये सारे TH आने वाले हैं, 100th वैल्यू है, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 0.16 × 90, 14.4, 14.4th वैल्यू, तो जब 14.4th वैल्यू होगी इसको जरा एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्सपेंड करते हैं 14
यहाँ से आ गया 0.4 इसका। अब 14.4 किन के दरमियान में लाई करती है? 15 और 14 के दरमियान में, ठीक है जी। व्हाट इज योर 14th वैल्यू? ये 13 है, ये 14 है, 19। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 प्लस 0.4, 15 और 14 का गैप 20, और यहाँ से आ जाएगा 19, 1 आता है, तो आंसर आ गया आपके पास 19.4। तो आपने अनग्रुप डेटा के लिए इस तरह से कैलकुलेशंस करनी है। अब देखें सारी की सारी कैलकुलेशन जो है ये मीडियन की तर्ज पर ही चल रही हैं। फ़र्क ये है क्वार्टाइल में 4 आ रहा है, डिसाइल में 10 आ रहा है, और परसेंटाइल में हमारे पास 100 आ रहा है, ठीक है जी। इन क्वेश्चन के एक एक दो को बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम हमारी ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि लेक्चर से सम टाइम समझ आ जाता है, वह समझ आ जाती है, लेकिन जब हम खुद से ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे गलती रह जाती है। तो ये परफेक्शन कैसे आएगी? ये परफेक्शन जब आप क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहेंगे, खुद से सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, तो ये फौरन आपके ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन पर ढेरों सोचते रहें। तो जितनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी, हम उतना यूज टू हो जाएंगे, ठीक है जी, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये था हमारा सारा फ्रैक्टाइल का फॉर अनग्रुप डेटा। अब जरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जरा, कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वार्टाइल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब फ्रैक्टाइल्स देखते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन ये है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर आ जाएगा 16, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है 2, 7, 3, 5, 2, 6 और ये हमारे पास 3, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अब हमने एग्जामिनर ने कहा कि फाइंड करो Q1 फाइंड कर दो, उसके बाद Q2 फाइंड कर दो, और Q3 फाइंड, ये तो फाइंड करो ही करो, और साथ में D3 फाइंड कर दो, और यहाँ से ज़रा P40 फाइंड कर दो, ठीक है। ये 5 कैलकुलेशन हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। तो फॉर्मूला जो इसका है बिल्कुल उन्हीं तरह ही है, सेम है, n+1/4 ही, यानी कि n+1/4, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला, ज़रा बराबर चेंज, इधर 2 था और n+1/4, इधर 3 है, तो n+1/4 वैल्यू, और यहाँ पे भी कोई ज़रा बराबर फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं है। 10th वैल्यू 40 है, n+1/100th वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वही मैंने अनग्रुप डेटा वाले फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं।
तो हमें पता है इन सारों के आंसर हमें मिलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हमें यहाँ से पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। ठीक, इसके जरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट 2 + 7 9, 9 + 3 हमारे पास हो गया 12, 12 + 5 17, 2 19 + 6 25 + 3 28। हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बन गई। जब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई तो हमने कहा चले यहाँ सॉल्व करते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो n कितना आपके पास, यानी कि समेशन f कितना है 28, समेशन f कितना है हमारे पास 28 आ गया। तो यहाँ पे आपने लिखना है 28 + 1/4, फोर्थ वैल्यू। तो 28 + 1 / 4, तो आपके पास आ गया 29/4। तो 29/4 को हमने सॉल्व किया, आंसर आया 7.25। अब 7.25 को जाओ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो जाके आंसर क्या आता है। 7.25 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये Q1 की क्लास है और दिस इज योर Q1। ये 11 क्या आ गया आपका Q1 आ गया। ठीक है, तो 7.25 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x होगा वो हमारा Q1 होगा। तो Q1 हमारा क्या आ गया 11 आ गया। Q2 देखते हैं, इधर आ गया और 28 + 1 29/4। तो देखते हैं आंसर क्या आता है 14.5 वैल्यू। तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 14.5 यहाँ पर आ रहा है। दिस इज योर Q2 क्लास और ये आपके इसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है 13। तो 13 इज योर Q2, दैट इज योर मीडियन। अब Q3 देखते हैं, 3 यहाँ पर आ गया। n कितना था n 28 + 1 29, तो 29/4। इसको सॉल्व करते हैं। आंसर आ गया 21.75 वैल्यू। 21.75 कहाँ आ रहा है यहाँ, तो ये आपके पास आ गया Q3 और इसका आंसर क्या आ रहा है 15। तो Q3 हमारे पास आ गया 15 आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, ये D3 रह गया। D3 को सॉल्व करते हैं। तो D3 के लिए यहाँ पे 3 आ गया और 28 + 1 29 / 10th। तो आंसर आया हमारे पास 2.9 to 3 8.7 8.7। तो अब 8.7 देखेंगे आ रहा है, तो 8.7 तो यहीं पर आ रहा है, 9 में आ रहा है ना 8.7, तो यानी कि ये तो D3 भी यहीं पर आ रहा है। तो D3 भी जो है वो भी हमारे पास ये 11 है। D3 भी हमारे पास 11 है। फिर क्या रह गया P40। यहाँ पे 40 आ गया, तो 29/100 किया, आंसर आया 0.29 × 40 11.6 वैल्यू। अब देखें 11.6 कहाँ आ रहा है, तो देखें 11.6 आ रहा है नियरेस्ट यहाँ पर। तो ये आ गया आपके P40 क्लास और ये आपके पास आ गया P40। तो P40 कितना आ गया आपके पास 12। तो ये सारे के सारे हमारे पास आंसर आ गए। Q1 का आंसर कितना है हमारे पास 11, Q2 का आंसर हमारे पास कितना है 13, Q3 का आंसर 15, D3 का आंसर 11 और P40 का आंसर हमारे पास आया 12। तो ये हमारे पास था फ्रैक्टाइल्स फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने क्या किया, क्वार्टाइल को सॉल्व करना सीखा। तो इसको ज़रा याद रखिएगा, ठीक है, कि जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई तो आपने कोई क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन की अगर इंग्लिश भी लिखेंगे, देखेंगे अगर लिखी हुई है, अव्वल तो क्वेश्चन सिंपल एक्स और एफ के साथ आ रहा है, कोई इंग्लिश नहीं लिखी, इट्स मीन ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर कोई इसकी स्टेटमेंट भी लिखी होगी तो स्टेटमेंट भी डिस्क्रीट डाटा की होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ हाउस हो सकते हैं, नंबर ऑफ लैपटॉप, नंबर ऑफ मोबाइल्स, नंबर ऑफ चेयर्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स का सारा डाटा होगा, ठीक हो गया जी। तो अब फाइनली फ्रैक्टाइल्स में हमारा रह गया फॉर ग्रुप डेटा। ज़रा ग्रुप डेटा से एक आधा क्वेश्चन फ्रैक्टाइल्स का देख लेते हैं, Q1, Q2, Q3 और एक D और एक P के साथ क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे बनानी पड़नी है तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली यूज़ करूँगा, सिर्फ इस X को मैं क्लासेस में चेंज करने वाला हूँ। इनके कोई क्लासेस बना लेते हैं हम। क्लासेस कुछ ये रहेंगी 0 to 5, 10, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्लासेस आ गई और हमने एग्जामिनर ने कहा कि फाइंड नंबर 1 Q1 फाइंड कर दो, Q2 फाइंड कर दो, Q3 फाइंड कर दो हमें, ठीक है। और इसके बाद 4 नंबर पर D6 फाइंड कर दो और 5 पर हमें ज़रा सॉल्व कर दो P70 कैलकुलेट कर दो ज़रा, ठीक हो गया, क्लियर है। या P77 कर लो या 72 कर लो, ज़रा P72 कोई भी कर लो, ठीक है। तो हमने अभी ये सारी सॉल्व करने। तो सबसे पहले आए Q1 सॉल्व करते हैं ज़रा। फॉर्मूला H/F N/-C। अच्छा, सारा फॉर्मूला सेम है मीडियन वाला। मीडियन में n/2 होता है, मीडियन में n/2 होता है, जबकि यहाँ पर n/4 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ सेपरेटली शुरू में जिस तरह हमने अनग्रुप के लिखे फॉर्मूला वैसे नहीं लिख रहा, लेकिन साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में फॉर्मूलाज किस तरह से आपने बनाने हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला Q1 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलें पहले फार्मूलाज की बात ही कर लेते हैं ताकि आप थोड़े से फैमिलियर हो जाएं फार्मूला से। Q2 का जो फार्मूला होता है फॉर ग्रुप डेटा L+H/F N-C, ये सारा कॉमन है। और Q3 में L+H/F के बाय N-C, ठीक है। मीडियन में होता है कि n/2, क्वार्टाइल में n/4 आ जाए। ये Q1 है तो इस n के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये Q2 है तो इस n के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 3 है तो इस n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये Q1, Q2, Q3 के फार्मूलाज हो गए। फिर इंशाल्लाह भी डिसाइल्स की फार्मूलाज की बात कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मुझे Q1 सॉल्व करना है तो Q1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वाला काम क्या होता है, वी हैव टू फाइंड n/4। तो मुझे n/4 सॉल्व करना है। तो जब मैं n/4 को सॉल्व करूंगा तो n/4 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो n कितना देखें ज़रा हमारा 28,
समीशन एफ हमारा 28 है। तो हमने देखा 28 डिवाइडेड बाय 4, 28 डिवाइडेड बाय 4 किया, आंसर आ गया 7 आ गया। इस 7 को देखने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7 कहाँ आ रहा है, इस 9 में 7 आ रहा है। तो ये हमारी सारी क्या हो गई, Q1 वाली क्लास हो गई, क्वार्टाइल क्लास हो गई। अब सब कुछ यहाँ से मिलेगा, तो देख लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 5 है, क्लास इंटरवल 5 से 10 तक 5 है, उस क्वार्टाइल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, ठीक है, ये देखें 7 है ये वाली, और n/4 पहले कैलकुलेट किया हुआ, दैट इज 7, और प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सारे को। 5 + 5/7 और इंटू 7 - 2 5, तो आंसर आ गया हमारे पास 5.143, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, दैट इज योर Q1। इस तरफ Q2 फाइंड करते हैं, तो Q2 में फाइंड करेंगे सबसे पहले इस हिस्से को सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वार्टाइल 2 की क्लास बताएगा। तो 2n/4 पहले सॉल्व करेंगे, 2 × n कितना है, 28, 4 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 28 को 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड किया तो 14 आंसर आ गया, शायद 14, ये 14 आ गया हमारे पास। अब इस 14 को हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 14 आ रहा है 17 के अंदर आएगा, ठीक है, तो अगर ये 17 के अंदर आएगा तो ये वाली क्लास हमारी बनती है Q2 क्लास, ठीक है जी। और लोअर क्लास बाउंड्री क्या है इसमें, 15 है, और एज 5 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो भी 5 है, 2n/4 कितना है, 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, और इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, तो C कितना हो जाएगा हमारा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। तो 14 - 12 2 आ गया, और ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो 2 + 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, तो यहाँ पर हमारा Q2 जो मीडियन है वो 17 आ गया। अब Q3 देखते हैं, तो Q3 के लिए सबसे पहले ये Q3 क्लास बताएगा 3n/4, तो 3n/4 को सॉल्व कर लेते हैं, 3n/4, तो 3 × 28/4, तो 4 1 ज़ा 4, 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 21 को देखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 21 कहाँ आ रहा है, 19 में तो नहीं आ रहा, 25 में आ रहा है मेरे ख्याल से, तो 25 में आ रहा है, तो ये वाली क्लास बन जाएगी मेरे पास Q3 के लिए, तो Q3 के लिए हमारे पास ये वाली क्लास बन जाएगी। तो Q3 क्लास ये, तो लोअर क्लास बाउंड्री इज 25, क्लास इंटरवल इज 5, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, और हमारे पास 3n/4 कितना, 3n/4 21, और इससे C कितना है, इससे पीछे C वो हमारे पास 19 है, तो ये हमारे पास आ गया 19। सबको ज़रा सॉल्व करते हैं, (25 + 5/6 × 2), आंसर आ गया हमारे पास 25.42, ये हमारे पास आंसर आ गया फॉर Q3 क्वार्टाइल 3 के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या थी हमारी, D6 के लिए थी, ठीक है जी, D6 के लिए थी, तो देखते हैं D6 का आंसर क्या आता है। तो D6 के भी फॉर्मूला सेम है, पहले डिसाइल के फॉर्मूला यहाँ से ज़रा सीख लेते हैं। डिसाइल के फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास,
L प्लस एच ओवर एफ, बाकी वही सेम है, n माइनस सी। ठीक है, अगर ये मीडियन होता तो यहाँ पर फॉर्मूला था L प्लस एच ओवर एफ n ओवर 2 माइनस सी, n ओवर 2 आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि डिसाइल है, 10 इक्वल पार्ट्स हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, D6 से यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर। और अगर मैं कहता है D5 है तो यहाँ पे 5 आ जाता, अगर मैं कहता ये D9 है तो यहाँ पे 9 आ जाता, अगर मैं कहता कि ये D2 है तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाता, बाकी सारा फॉर्मूला सेम, सारा फॉर्मूला सेम है। तो D1 से D9 तक सिर्फ n के साथ, अगर D1 है तो n के साथ 1 आ जाएगा, D2 है n के साथ 2 आ जाएगा, D3 है n के साथ 3 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ n के साथ 1 2 3 बदलते जाएंगे, तो डिसाइल का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सारा बदलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेशन सीख रहे थे D6 के लिए, तो इसको वापस आ जाते हैं हम, इसको जरा 6 कर देते हैं। सही हो गया, तो ये डिसाइल का फॉर्मूला बन गया। तो डिसाइल का फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे 6n/10। आज जरा 6n/10 को सॉल्व करते हैं। तो 6n/10 का n कितना हमारा 28, याद है आपको 28, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा जो आंसर आएगा 16.8 आता है। अब ये देखें 16.8 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ था 16.8, तो 16.8 मेरे ख्याल में यहाँ पर आएगा 17 के अंदर, तो ये मेरे पास क्लास बन जाएगी, मेरे पास D6 की क्लास भी यही बनेगी। तो जब D6 की क्लास यही बनेगी तो ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो D6 के लिए लोअर क्लास बाउंड्री 15 है, क्लास इंटरवल 5 का, फ्रीक्वेंसी भी 5 की, 6n/10, 6n/10 कितना 16.8 है, तो यहाँ भी यूज कर लेंगे हम 16.8 माइनस उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, यानी कि 17 से प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है। जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 16.8 माइनस 12, 5 से कैंसिल हो गया, प्लस 15, तो आंसर आ गया हमारे पास 19.8 का। आपने इस तरह से 19.8 D6 के लिए कैलकुलेट कर लिया, और एट लास्ट हमारे पास P72 है, P72, तो P72 देखते हैं, P72 सारा फॉर्मूला सेम ही है, L प्लस एच ओवर एफ n माइनस सी। अगर परसेंटाइल का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला बनाना है, आपको पता है ये तो कंफर्म है ना, मीडियन में यहाँ पे 2 आ जाता है, क्वार्टाइल में यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिसाइल में 10 आ जाएगा, तो परसेंटाइल में यहाँ पे क्या आएगा 100 आ जाएगा। P72 बनाना है, यहाँ पे 72 लिख दो, ये P72 बन गया। P12 बनाना चाहते हो, यहाँ पे 12 लिख दो। P5 कैलकुलेट करना है, n के साथ 5 लिख दो। P90 कैलकुलेट करना चाहते हो तो n के साथ 90 लिख दो, यानी कि n के साथ जो नंबर आएगा वो वही परसेंटाइल होगा। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले हमें P72 की क्लास जाननी है, तो सॉल्व करेंगे 72 n/100, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 7228 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया 20.16, 20.16, तो 20.16 आ गया। ये जो 20.16 आया, तो देखना ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है, 20.16 यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ये
72 क्लास है 20.16 25 में फॉल कर रहा है। तो अब देखें उसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 25 प्लस क्लास इंटरवल 5 का ही है, फ्रीक्वेंसी उसकी 6 है, 72 n बाई 10 कितना 100, 20.16 है, 20.16 ठीक है। तो 20.16 यहाँ पर आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, डेट इज 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर से और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। -19 किया, आंसर आ गया 25.97, 25.97 अप्रॉक्सीमेट आप इसको 26 भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह हमने आज फ्रैक्टाइल्स के बारे में भी कंप्लीट सीखा। फ्रैक्टाइल्स को हमने ग्रुप डेटा के साथ, सबसे पहले अनग्रुप डेटा के साथ सीखा कि फ्रैक्टाइल्स को अनग्रुप डेटा के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर हमने फ्रैक्टाइल्स को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देखा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रैक्टाइल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हमने देखा। उसके बाद फाइनली हमने इस फ्रैक्टाइल्स को फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सीखा कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रैक्टाइल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी।